नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें मिलती है आपको खबर A to Z। हर खबर के पीछे की खबर की पड़ताल करने एक बार फिर से हाजिर हम। उम्मीद करते हैं कि दीपोत्सव आपका काफी बेहतर बीता होगा। त्योहारों की श्रृंखला में आपने अपने परिवार के साथ जमकर आनंद लिया होगा। चलिए आज से न्यूज डिकोड के सफर को एक बड़ी अहम खबर के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। आज कांग्रेस पार्टी को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा गया और साथ ही उन्होंने अपना अध्यक्ष का पद संभाला। कार्यकाल की शुरुआत हो गई। महफिल सजी हुई थी, चेहरों पर मुस्कान थी और ये वीडियो इस बात का गवाह बना कि कांग्रेस को अपना 65वां राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। अहम बात ये कि 24 साल के बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष बन पाया। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक इतिहास और रचा। खड़गे सोनिया गांधी के बाद सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल करने वाले अध्यक्ष बने। आज खड़गे को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा गया। इस मौके पर खड़गे ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अपना पहला भाषण दिया। कांग्रेस की विचारधारा भारत के संविधान की विचारधारा है और करोड़ों देशवासी उसमें दिल से यकीन करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आइए हम साथ चले। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि ये देश के सबके लिए और कांग्रेस की सबकी भलाई इसी में है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने पर सोनिया गांधी ने खुशी जाहिर की। इस मौके पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। बात छत्तीसगढ़ की करें तो खड़गे की ताजपोशी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। आज अध्यक्ष पद संभालने के पहले खड़गे ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समाधि स्थल जाकर उन्हें नमन किया। तो तस्वीरें आपने देखी। खड़गे ने कांग्रेस पार्टी की कमान को संभाल लिया। खड़गे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को उनका निश्चित तौर पर सम्मान करना चाहिए, उनके आदेश का मान रखना चाहिए। लेकिन सम्मान करने के फेर में एमपी के कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा कुछ ऐसा कह गए जिस पर एक विवाद की शुरुआत हो गई। सुनिए आप सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कहा और उसके जवाब में बीजेपी ने इस पर क्या पलटवार किया है। जिस विजय के साथ श्री राम जी ने श्रीलंका पे विजय प्राप्त की थी, वही मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में 2023 और 2024 के चुनाव में कांग्रेस विजय श्री प्राप्त करेगी। ये तो खड़गे जी खुद कह चुके हैं कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो बलि का बकरा होगा, इसलिए बी के बी बलि का बकरा कहना चाहिए। जब बलि का बकरा आता है तो उसे पूजा की जाती है, उसकी आरती उतारी जाती है, उसको माला पहनाई जाती है। तो आज वो काम पूरा हो गया है। अब नेहरू परिवार पर निर्भर करता है कि बलि कब दी जाएगी, हलाल कब किया जाएगा। तो खबर आपने देख ली। बतौर अध्यक्ष खड़गे ने क्या शुरुआत में कहा वो भी आपने सुना और कुछ रिएक्शंस भी आपने सुने। कौन कौन सी चुनौतियां खड़गे के सामने हैं जिनको निश्चित तौर पर उनको निभाना पड़ेगा, डिकोड करते हैं। खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव। साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव। खड़गे को विधानसभा चुनाव से पहले राज्यों में कांग्रेस की मजबूत इकाइयां तैयार करनी है। खड़गे को गुजरात, हिमाचल जैसे राज्यों में सत्ता पाने की चुनौती है। राजस्थान जैसे बड़े राज्य में गुटबाजी को वक्त रहते खत्म करना जरूरी है। इसके अलावा जो G23 ग्रुप है, ऐसे असंतुष्ट नेताओं के समूह से निपटना भी उनके लिए एक चुनौती है। इसके अलावा किस नेता को कौन सी भूमिका दी जाए, इसका फैसला वक्त रहते करना है। बड़ी खड़गे के सामने चुनौती उम्र 80 साल भी है। सवाल ये उठता है कि क्या खड़गे अपनी उम्र के लिहाज से अपने पद के साथ, ऊर्जा के साथ इंसाफ कर पाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती ये कि खड़गे पीएम मोदी के मैजिक का मुकाबला कैसे करेंगे। उनके जो रणनीतिक तौर के ऊपर आने वाले कदम हैं, कांग्रेस पार्टी उनका काउंटर कैसे करेगी, जवाब कहां से लाएगी। सवाल कई हैं, जवाब खड़गे को ही तलाशने हैं। देश और पार्टी उनसे इंतजार करे।
चलिए अब आपको एक और ऐसी खबर जो जुड़ी है कांग्रेस पार्टी से वो बता दें। कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो आज बड़ी तेजी से घटनाक्रम हुआ, इसमें भंग हो चुकी है। कांग्रेस के 47 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन हो चुका है। स्टीयरिंग कमेटी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पीएल पुनिया, दिग्विजय सिंह, इन सबको सदस्य बनाया गया है। यानी कांग्रेस पार्टी में भी अब बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है और बदलाव की शुरुआत हुई सीडब्ल्यूसी के भंग होने से। और 47 पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिनको एक स्टीयरिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया और इसमें सोनिया भी हैं और राहुल भी हैं। तो जो सबसे बड़ी बात थी कि क्या उस आरोप से कांग्रेस पार्टी अपने आप को बाहर ला पाएगी जिसमें कहा जाता है कि रिमोट कंट्रोल से अध्यक्ष चलेंगे, फैसले अब भी वही लेंगे जो पहले लेते थे, ये कुछ दिनों में स्पष्ट होगा। अरविंद केजरीवाल इस बार गुजरात चुनाव में पूरे जोशो खरोश के साथ उतर चुके हैं और चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व कार्ड खेला है। कैसे खेला है देखें आप। इस नोट को देखिए, ये इंडोनेशिया के रुपए की तस्वीर है। अब इंडोनेशियाई नोट को जरा और गौर से देखिए, इसमें आपको भगवान गणेश नजर आ रहे होंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है, इसके बाद भी वहाँ के नोट पर भगवान श्री गणेश की तस्वीर छापी जाती है। वहाँ रामलीला का मंचन भी होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इंडोनेशिया की करेंसी का हवाला देते हुए भारतीय नोटों पर गांधी जी के साथ साथ गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर छापने की मांग की है। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर केजरीवाल ने इस मांग को क्यों किया। दरअसल गुजरात में चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन अगले 2 महीने में चुनाव होने की संभावना है। तो आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव को देखते हुए हिंदुत्व कार्ड खेला है। तो आपने दिल्ली के सीएम की मांग को सुन लिया और इस मांग के पीछे की पॉलिटिक्स को हम डिकोड करें उसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस मामले पर क्या सूचना कहना है, जानिए। उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो केवल राजनीति करने के लिए वो करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसके बारे में कुछ बोलना मतलब समय बर्बादी करना है। तो जैसा कि आपने इस पूरी खबर को देखा समझा होगा, केजरीवाल का हिंदुत्व कार्ड आप इसे कह सकते हैं। आखिर केजरीवाल की पॉलिटिक्स की तासीर बदल क्यों रही है, कैसे बदल रही है, जरा इसको भी आप समझें, डिकोड करें। आम आदमी पार्टी की दिल्ली के साथ साथ पंजाब में सरकार बन चुकी है और केजरीवाल देश के बाकी के राज्यों में पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। केजरीवाल की नजर इस वक्त गुजरात पर है। केजरीवाल को पता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक मजबूत है, गढ़ है उसका। गुजरात में कांग्रेस कमजोर है और ऐसे में केजरीवाल चाहते हैं कि वो कांग्रेस को रिप्लेस वहां से कर दें। वो ये भी जानते हैं कि गुजरात बीजेपी का एक ऐसा गढ़ बन चुका है जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है। केजरीवाल सीधे सीधे हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। केजरीवाल धीरे धीरे बीजेपी को उसी के सियासी पिच पर चुनौती देना चाहते हैं। केजरीवाल के विरोधी अक्सर उन पर तुष्टीकरण वाली राजनीति के आरोप लगाते आए और इस छवि से छुटकारा पाना ये भी एक मकसद है। केजरीवाल जानते हैं कि नोट पर श्री गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर छापने की मांग पूरी होने वाली नहीं, लेकिन इसके बहाने वो चर्चा में तो आ ही गए हैं जैसा कि वो चाहते थे और मुद्दा भी निश्चित तौर पर वही है, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ, जो वो चाहते हैं कि पार्टी की छवि उस दिशा में बनना शुरू। चलिए अब लेकिन कुछ नेता हैं जो पार्टी को अपने बयानों से अक्सर दिक्कत में डालते हैं और ऐसी मध्य प्रदेश की एक नेता हैं, पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश की वर्तमान लघु निगम की अध्यक्ष इमरती देवी, जिनके विवादित बोल थमते ही नहीं है। एक बार फिर उन्होंने एक मंच से कुछ ऐसा कहा है जो उनको और पार्टी को दिक्कत में डाल सकता है। देखिए। बहुत अच्छी जमीन मैंने खुद अपने खड़े होकर उसको घेरी है, उसमें बाबा साहब का पार्क है बहुत बड़ा, वो मैंने मूर्ति लगवाई थी अपने खुद के पैसों से और वो 41 लाख का मैंने भवन भी बनवाया है। जमीनों पर कब्जे का हुनर बताती इमरती देवी को भला कौन नहीं पहचानता। इमरती देवी का वीडियो उस वक्त का है जब ग्वालियर जिले के भितरवार तहसील में
5 बीघा जमीन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था। आनन फानन में निजी जमीन पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी गई। प्रशासन हरकत में आया और फोर्स को तैनात कर दिया। इसी के बाद 96 गांव की पंचायत ग्राम मोहिंदा में बुलाई गई थी। इमरती के बयान पर बीजेपी बैकफुट पर है। मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं पार्टी का और की दृष्टि से कहना चाहता हूँ, सरकारी जमीन सरकारी है, वो किसी व्यक्तिगत नहीं है। किसी के भी स्टेचू लगाना है महापुरुष की एक पद्धति है, शासन के नियम के अनुसार उसकी परमिशन लेनी चाहिए। वहीं कांग्रेस इमरती के बयान को लेकर कार्रवाई की मांग कर रही है। उन्होंने कोई भी जमीन हड़पी है जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, तो निश्चित तौर से कांग्रेस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, आंदोलन करेगी, शासन से प्रयास करेगी कि ऐसी हड़पी हुई जमीन को वापस किया जाए। लेकिन जहाँ तक इमरती देवी का सवाल है, इनको लोग ज्यादा ध्यान देते नहीं है। ये पहली बार नहीं जब इमरती देवी ने कोई ऐसी बात कह दी जिसने पार्टी को मुश्किल में डाला। इसके पहले भी वो अनाप शनाप बोलती रही हैं, लेकिन घोर सिंधिया समर्थक होने के चलते बीजेपी संगठन उन पर कार्रवाई कर पाने में नाकाम रहा है। हमारी में भी बाबा साहब की मूर्ति है। तो पूर्व मंत्री को आपने सुन लिया, क्या मन से वो कह रही वो भी सुन लिया, समझने वाले समझ भी गए, लेकिन मंत्री महोदया की राजनीति इसके पीछे क्या है, जरा इसको भी डिकोड करें। इमरती देवी का संबंध दलित समुदाय से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दलित समुदाय बेहद सम्मान करता है, भगवान के समान, और ऐसे में इमरती देवी अतिक्रमण कर अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की बात लोगों को कह रहे हैं। खुद वो ऐसा कर चुकी हैं, ये भी बता रही। दलित समुदाय का नेता खुद को साबित करने का इससे बेहतर मंच और क्या होता। इमरती देवी अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहा करती हैं। इसके पहले वो आंगनबाड़ियों में अंडा बंटवाने की पैरवी कर चुकी हैं। इमरती देवी ने कहा था कि सिंधिया अगर कहें तो वो कुएं में कूद सकती हैं। इमरती देवी जानती है कि पॉलिटिक्स में सक्रिय दिखने के लिए खबरों में आपको बने रहना बहुत जरूरी है, और ऐसा करने में वो बड़ी महारत रखती हैं। बता दें आपको, इमरती देवी पहले कांग्रेस में थी और जैसा हम बता चुके हैं सिंधिया की घोर समर्थक हैं, कुएं में कूदने को तैयार हैं। बीजेपी में उन्हीं के पीछे शामिल हो गई और सिंधिया के करीबी होने की वजह से उन पर कोई एक्शन होगा इस मामले में फिलहाल इसके ऊपर बहुत से लोगों को संशय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में वैसे तो कई सियासी मुद्दे हैं, लेकिन चुनाव के मद्देनजर एक मुद्दा हमेशा सुर्खियों में रहा है और वो है छत्तीसगढ़ियावाद, जिस पर एक नए सिरे से बहस शुरू हो गई। क्यों हो गई, रिपोर्ट में जानें। इस वीडियो को देखिए। वीडियो के बहाने छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर छत्तीसगढ़ियावाद पर बहस शुरू हो गई। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राउत नाचा किया, इस पर कांग्रेस ने तंज कसा। और 15 साल तक उनको मौका मिला था, इनको न सहेजने का काम किया, न उस परंपरा को जीने की कोशिश की, न उसमें कभी सम्मिलित हुए, न बढ़ावा देने का प्रयास किया। आज विरोधी भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की सभ्यता को सम्मान देने को मजबूर हुए। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेता मजबूरी में छत्तीसगढ़ी संस्कृति को मानने पर मजबूर हुए हैं। इस पर बीजेपी ने कुछ इस अंदाज में पलटवार किया। हाँ, जितने रहने वाले लोग हैं वो छत्तीसगढ़िया हैं। ये वाद कुछ नहीं होता है। जो वाद वाले लोग होते हैं उनको जनता पसंद नहीं करती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगले चुनाव में राज्य की अस्मिता का मुद्दा बेहद अहम साबित होने वाला है। तो कहने का मतलब यह साहब कि छत्तीसगढ़ में राज्य की अस्मिता की राजनीति एक बार फिर जोर पकड़ रही है। इस पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी के क्या मायने हैं, जरा इस बात को समझें, डिकोड करते हैं। राजनीति का यह मॉडल भारत में बहुत दिनों से चल रहा है। आजादी से पहले भी ऐसी पार्टियां थीं जो नस्ल, संस्कृति, इलाका, भाषा, इसकी अस्मिता को आधार बनाकर अपनी राजनीति किया करती हैं, लेकिन तब इस राजनीति के लिए ज्यादा जगह नहीं था, स्कोप नहीं थी। नई पीढ़ी उभरी और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद सब कुछ बदल गया। देश में कई राज्यों में भाषाई अस्मिता की राजनीति करने वाली पार्टियां खड़ी भी हुई, बनी भी, सत्ता तक भी पहुंची। उसी समय से नस्ल आधार पर राजनीति करने वाले दलों को पहचान और प्रमुखता से उनको स्थान मिलने लगा। 7वें दशक में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन 8वें दशक में आकर राजनीति का ये मॉडल एक कामयाब मॉडल बना। ये भारतीय लोकतंत्र में नस्लवाद के मजबूत होने का दौर है, जहां जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र की राजनीति एक टूल के तौर पर चुनावी पॉलिटिक्स में उभरते हैं।
छत्तीसगढ़ में इस वक्त इसी की एक होड़ दिखाई पड़ी। चलिए अब देखते हैं कि क्या इस होड़ में भारतीय जनता पार्टी खुद को कांग्रेस पार्टी के बराबर ला पाती है, आगे निकल पाती है। हालांकि वो खुद बात को खारिज करते हैं नेताजी, लेकिन उन्हीं की पार्टी राष्ट्रवाद की पैरवी करती। खबर छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ से, जहां एक घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा दिखा। पुलिस ने पाकिस्तानी झंडा फहराने वाले आरोपी को गिरफ्तार तो किया, लेकिन तब जब इस पर बखेड़ा खड़ा हुआ। तस्वीर में दिख रहे इस पाकिस्तानी झंडे को देखिए। इस झंडे की वजह से सारंगढ़ जिले के सरिया में तनाव फैल गया। सरिया के अटल चौक पर सोहेल खान रहते हैं, जिसके घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा लगा था। स्थानीय लोगों ने जब इस झंडे को देखा तो मामले की शिकायत सरिया थाने में की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने देर रात सरिया थाने का इस मुद्दे पर घेराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सोहेल खान को गिरफ्तार किया। पूरे सरिया क्षेत्र के लोग गांव-गांव में आक्रोश है, क्योंकि पाकिस्तान का झंडा यदि किसी के घर में फहरे तो यह न केवल राष्ट्रद्रोह है, बल्कि एक साजिश और एक षड्यंत्र का इससे बू आता है। बहरहाल अब पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। गंभीरता को देखते हुए डीएसपी स्तर के अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा है। सभी बिंदुओं पर विस्तृत विवेचना की जा रही है। इसमें एसडीओ की जो डीएसपी हेडक्वार्टर है, उनको हमने इसके जांच का जिम्मा सौंपा है। उसके निर्देशन में टीआई इसकी जांच कर रहे हैं। अब तक की पूछताछ में ये पता चला कि आरोपी के घर की छत पर ईद के दिन से ये झंडा लगा था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने ये झंडा घर पर ही तैयार किया था। हालांकि इसके पीछे मंशा क्या थी, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। तो पूरी खबर आप देख चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक भारतीय नागरिक को पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है और कैसे ऐसा हो सकता है हमारे देश के भीतर 15 दिन से झंडा लगा और किसी को समझ नहीं आया। डिकोड करते हैं। दरअसल पाकिस्तान का झंडा फहराने वाले कहीं ना कहीं मजहब के आधार पर पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं, कुछ तो प्यार भी करते हैं। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, जो उसका झंडा फहराया जा सकता है अगर वो भी उससे प्यार करें। लेकिन ऐसा करने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक देश नहीं है, बल्कि दुनिया में 55 से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज हैं। इस मामले में आरोपी भावनाओं में बहकर ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, जिससे 4 बार हमारे देश की जंग हो चुकी है। पाकिस्तान हमारे देश में आतंकी हमले करवाता है, जिसमें हमारे देश के उनके अपने भाई मरते हैं। पाकिस्तान से प्रेम करने वाले, पाकिस्तानी झंडा फहराने वाले भारतीय मूल की जो भावना है उसको कहीं क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कई लोगों की भावनाएं इससे आहत होती हैं और इससे अशांति का माहौल बनता है, तनाव की स्थिति बनती है, जैसा यहां भी हुआ। और इसके बाद अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लगाकर इस पर जांच करवानी पड़ी है। देखते हैं जांच में क्या सामने आता है। कोई परिवार का व्यक्ति अपने आप को चोट पहुंचाए तो हम सबसे पहले उसे बचाते रोकते हैं, लेकिन कानपुर में एक महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। हैरानी आपको जानकर होगी, महिला फांसी लगा रही थी और पति उसका वीडियो बना रहा था। बेडरूम, बेड और बेड पर एक प्लास्टिक की कुर्सी। वीडियो में एक महिला कुर्सी पर चढ़ती है और पंखे में बंधे एक कपड़े से फंदा लगाने की कोशिश करती है। तस्वीरें कानपुर के गुलमोहर विहार नौबस्ता इलाके की हैं, जहां एक महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। चौंकाने वाली बात यह कि फांसी लगाते समय पति उसी कमरे में मौजूद था। वो पत्नी को रोकने या बचाने के बजाय उसका वीडियो बनाता रहा। पति ने वीडियो पत्नी के माता पिता को भेज दिया। वीडियो देखकर कानपुर में ही रहने वाले महिला के माता पिता घर पहुंचे। वहां बेटी बेसुध हालत में बेड पर पड़ी थी। माता पिता बेटी को आनन फानन में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो अजीब ये पूरा मामला है। पुलिस अब इसकी जांच करे। पुलिस से जुड़ा एक और साइबर ठगी का मामला, ये आपके हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। धोखेबाज इन दिनों खुद को सर्विस प्रोवाइडर बताते हुए बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पर फोन कर आपकी पूरी जानकारी लेकर कैसे ठग रहे हैं। जो कुछ इंदौर में हुआ वो हम सब के लिए एक सबक है। देखें आप। इंदौर में इन दिनों ठग केवाईसी अपडेट और केबीसी में लॉटरी जीतने के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं।
शहर के अलग अलग थानों में ठगी के ऐसी कई शिकायतें मिली हैं। दरअसल ऑनलाइन ठगी करने वाले जालसाज ट्रेंडिंग टॉपिक्स को चुनकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। लकी व्हाट्सएप नंबर के जरिए 25 लाख रुपए की लॉटरी लगने की बात कहकर कथित ठग व्हाट्सएप मैसेज भेजकर लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं। खास बात यह कि व्हाट्सएप कॉल ना तो रिकॉर्ड होता है न ट्रैक हो पाता है। MIG थाने में रवि कुमार नाम के युवक ने ऐसी एक शिकायत दर्ज कराई है। 25,000 की रोटली लगी हुई है, तो मैंने बोला सर कैसे आएगा? बोला आपके पास एक OTP आएगा। तो बैंक से 5,000 रुपए का और घटना हो गया। KBC की प्राइज मनी जीतने के नाम पर ठगों ने लोगों से 40 लाख रुपए तक ट्रांसफर करवाए। ऐसी वारदातों से बचने के लिए पुलिस जागरूकता पर जोर दे रही है। 3 चीजें जो हैं, OTP, पिन और CVV, बड़े इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। इनको कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। खास बात ये कि ऑनलाइन ठगी करने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और कम पढ़े लिखे लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बड़ी आसानी से इनके झांसे में आ जाते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर खुद को साइबर ठगी से आप कैसे बचाएं। एक बार फिर इसको याद रखें। अगर कोई कहे कि वो बैंक या किसी और कंपनी से बात कर रहा है, तुरंत आप उस फोन को कट करें, चाहे उससे कह दें कि आपका अकाउंट ब्लॉक है। अगर वो किसी भी तरह आपको डर दिखाए, आप उससे हटें। खुद ही बैंक और पेटीएम में कॉल करके आप स्वयं ब्रांच में कॉल करके पता करें कि क्या उनकी तरफ से कोई कॉल आया। दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं मिलता साहब, इसीलिए ऐसा ऑफर आए कि 1 रुपया भी आपको देना पड़ रहा है तो आप जरा सतर्क हो जाएं। मुफ्त में कार, गिफ्ट, लाखों करोड़ों रुपए, यही लालच और कुछ भय होते हैं जिसको दिखाकर ये आपको ठगते हैं। 2 मूल चीजें हैं, एक डर और दूसरा है लालच। अगर आपने इन पर काबू पा लिया और वक्त पर दिमाग इस्तेमाल किया तो आप बच सकते हैं। चलिए, कभी भी आपके अकाउंट में अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो इसमें आप पूरी तरह से अपने आप को बचा पाएं, ये खबर हमको यही सबक देती है। आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। खबरों के महाबुलेटिन में कल फिर से आपको इसी वक्त खबरों से अपडेट रखेंगे, बाखबर करेंगे। तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।